इस क्लास में स्टूडेंट्स हम आप लोगों को दो नंबर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के जितने भी दो नंबर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ये आपके जो बहुविकल्पी 35 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कल नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं और कल हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। बहुविकल्पी सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी 35 महत्वपूर्ण टॉपिक, ये कल क्लास आएगी, तो इसको देखना ना भूलें स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये इसकी आज क्लास होगी इसकी। अभी हम 35 महत्वपूर्ण टॉपिक अभी करवा रहे हैं, ठीक है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, ये नेक्स्ट डे, कहने का मतलब कल इसकी क्लास होगी। फिर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम इसको कल सॉल्व कराएंगे और जिसमें से 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपका जो सामाजिक विज्ञान जो है पूरा का पूरा समाप्त हम कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये देखिए मिनिमम आप लोगों का कितना 2 से 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में हम आपका पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान समाप्त कर देंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, कहने का मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, वो भी कितने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और अपना पहला प्रश्न लाते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है। फिर आप स्टूडेंट्स 2 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं फिर आप लोगों को पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मेरा जो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न देखिए मेरा क्या करें कि जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। अब स्टूडेंट्स देखिए जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि कहने का मतलब जितने भी पुराने वर्षों में जितनी बार जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और वो ही प्रश्न यहाँ पर हम लाए हैं। कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज की इस क्लास में, जितने भी इंपॉर्टेंट 35 महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी बनते हैं उन क्लासों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और इन प्रश्नों को लिखना स्टार्ट कर दें। तो चलिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो ये प्रश्न आपका नंबर 1 रहेगा। ये प्रश्न नंबर आपका 1 रहेगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किसका था। तो चलिए इसका देखिए आंसर क्या रहेगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो ऑटो वन बिस्मार्क का था, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। तो स्टूडेंट्स कल याद रखना, कल आएगी क्लास बहुविकल्पी प्रश्नों की, कल क्लास आएगी, वो भी 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आएगी, ठीक है। कल इस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। 35 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्योंकि जो आपकी बोर्ड की जो तैयारी है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स चलिए हम यहाँ पर और आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 रहेगा। ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा कि जो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये स्टूडेंट्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए और आगे देखिए बात करते हैं इसका आंसर। देखिए हमको यहाँ पर कितने 2 कारण बताने हैं। अब यहाँ पर हमको 2 कारण बताने हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। हमें इसके 2 कारण बताने। अब देखिए वो 2 कारण कौन कौन से। अब देखिए इसका जो पहला देखिए कारण क्या, आंसर डालेंगे। अब इसका जो पहला कारण है, क्या है कारण है कि बिस्मार्क ने क्या किया। तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण किया। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझिए पहले कि सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। इस बात को पहले समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो था आपका कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 रहेगा। और अब यहाँ पर देखिए मेरी बात को समझिए कि बिस्मार्क ने क्या किया। बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत क्या किया, जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नंबर जो 2 कारण है, नंबर 2 जो इसका कारण है। अब नंबर 2 इसका कारण देख लीजिए। नंबर जो इसका 2 कारण क्या रहेगा कि बिस्मार्क ने क्या किया। तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का पे पालन किया था।
तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का भी पालन किया। और इस बात को पहले मेरी समझिए, गौर से समझिए। अब देखिए ये आपका दूसरा कारण रहेगा। दूसरा कारण रहेगा कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया, तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ये आपका प्रश्न नंबर सेकंड समाप्त हुआ। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर थर्ड को। प्रश्न नंबर थर्ड को देख लीजिए, प्रश्न नंबर थर्ड को लाते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड है वो देखिए क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों प्रारंभ किया गया और कब प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि जो असहयोग आंदोलन जो है, अब देखिए हम आपको समझाते हैं इसको पहले। अब जो असहयोग आंदोलन है ये कब और क्यों प्रारंभ किया, वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन जो है ये कब और क्यों वापस लिया गया, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है ये 1922 में ये असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया। और ये क्यों वापस लिया गया, तो ये जब चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना के कारण ये जो असहयोग आंदोलन जो था ये वापस ले लिया गया। कब लिया गया वापस, तो ये 1922 में वापस लिया गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को लाते हैं स्क्रीन पर। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि जो खेतड़ी कहाँ स्थित है, जो आपकी खेतड़ी जो है, आप खेतड़ी परियोजना भी कह सकते हैं, खेतड़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो खेतड़ी कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है, खेतड़ी जो है यह कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो खेतड़ी जो है ये आपकी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह क्या काम करती है, जो खेतड़ी जो है ये क्या काम करती है, तो यह खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी, आप लोगों से पूछा जाए कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बताना है जो खेतड़ी जो है ये राजस्थान में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। और वो कौन कौन से इसे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर बात किया पहले कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया। तो स्टूडेंट्स हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा यहीं पर ही याद करा दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा आप लोगों को यहीं पर ही आप लोगों को पूरा याद करा दिया जाए। फिर देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर सेकंड, अब देखिए थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करा दें, फिर हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे बिस्मार्क ने क्या किया, तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत क्या किया, उसने जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण करने अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। ये देखिए नंबर आपका कौन है, नंबर 1 हुआ, पहला कारण हो गया आपका। अब सेकेंड इसका कारण देखिए कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर सेकंड हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, इन सबको नोट भी करते चलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ में। अब देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। तो चलिए देखा आपका प्रश्न नंबर 1 है। अब हम प्रश्न नंबर 4 तक बारे में बात कर चुके थे, प्रश्न नंबर 4 तक बारे में बात कर चुके थे। जो आपका प्रश्न नंबर 4 क्या था, प्रश्न नंबर 4 था आपका कि जो खेतड़ी जो परियोजना है यह कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बात को समझिए, जो खेतड़ी परियोजना जो है ये राजस्थान में स्थित है और यह खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 5 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो है वो आ चुका है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जो गांधी जी जो हैं, अब गांधी जी की एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज्य। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज्य। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन, अब देखिए यहाँ पर समझिए कि गांधी जी ने, देखिए स्टूडेंट्स समझिए कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो है, गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज्य, तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है कि जो गांधी जी की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज। तो उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने क्या क्या तर्क दिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों के सामने इसका जो आंसर है पेश करते हैं, इसका आंसर लाते हैं। आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा इसका आंसर। देखिए अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो गांधी जी, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है, उसमें क्या कहा उन्होंने, तो उसमें ये कहा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, इस तरीके से हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह जो शासन है ये भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल पा रहा था, ठीक है। यह शासन इसी सहयोग मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो इसी सहयोग मतलब भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल पा रहा था। आया समझे में स्टूडेंट्स आप लोगों को। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आगे की। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका नेक्स्ट आ चुका है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए और आगे बात करते हैं प्रश्न में ये, अब देखिए अगर भारत के लोग अपना सहयोग जो है, अब कहने का मतलब जितनी भी भारत के लोग हैं वो अगर सहयोग वापस ले लेते हैं, ठीक है, वो अगर अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के भीतर जो ब्रिटिश शासन जो है वो ढह जाएगा, ठीक है, साल भर के भीतर जो ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये जो प्रश्न नंबर आपका जो 5 है, प्रश्न नंबर 5 को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 अभी हम फिर से दोबारा रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है, इसका भी रिवीजन करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आप प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 जो कह रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताने, अभी मैं यहाँ पर उन 3 राज्यों के नाम बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। आप देखिए उन 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और उन राज्यों के नाम बताने आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम बात करते हैं कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। अब उन 3 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि यह मृदा, काली मृदा जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा जो है ये महाराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पठार, जितना भी पठार वाला जो भाग है, पठार वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो काली मृदा आप लोगों को समझ में आ गई कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा जो है ये मालवा में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मालवा में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही साथ में ये जो काली मृदा जो है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और ये काली मृदा में हम काली मृदा में हम किसकी खेती कर सकते हैं, तो काली मृदा में हम कपास की खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि अब हम प्रश्न नंबर 5 के अब हम रिवीजन कराने जा रहे हैं, तो एक बार प्रश्न नंबर 5 को और देख लीजिए, ठीक है, तो ताकि आप लोग एकदम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाए, बिल्कुल यहीं पर याद हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को साइंस भी पढ़नी है और मैथ भी अभी आप लोगों को लगाना है। तो इसका मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि यहीं पर ही पढ़ लें पूरा का पूरा और यहीं पर ही याद कर लें, ठीक है, ताकि इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी प्रश्न भूलें नहीं। 3500 प्रश्न आप लोग याद कर लें और यहीं पर ही याद कर लें, ठीक है। देखिए यहीं पर याद कर लें। इसी तरीके से इसीलिए हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, पहले आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं फिर रिवीजन करा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 5 का रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का हम रिवीजन कराने जा रहे हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए, तो क्या क्या तर्क दिए, तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए, हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ ही साथ में पढ़िए मेरे, है ना। अब देखिए फिर मेरी बात हो रही है कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज में उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, है ना। तो जो जितना भी जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है ये भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। और यह जो
और यह जो शासन है, यह जो शासन है वह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था हैं। और देखो आगे बात कर लेते हैं, और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है वो क्या हो जाएगा, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है वो ढह जाएगा और किसकी स्थापना हो जाएगी, तो स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आ गया आपका प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है और इसके बारे में अब हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करेंगे कि जो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखिए जो जैव संसाधन क्या है, अभी हमें यहाँ पर बताने कि जो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। हमको इसको मतलब कि हेडिंग से समझानी पड़ेगी, एक हेडिंग ऐसे डालनी पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे जैव संसाधन, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो हम आपको अभी समझाएंगे कि जो जैव संसाधन है ये क्या होता है और जो अजैव संसाधन जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी देना है, ठीक है, हमको कुछ उदाहरण देकर भी समझाने, कुछ हमको उदाहरण भी देने कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, तो हमें इसके कुछ उदाहरण भी देने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, डालेंगे आंसर, हेडिंग भी डालेंगे साथ साथ में, और इसका जो जैव संसाधन की जो परिभाषा है, जैव संसाधन के बारे में पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को के सामने बात करते हैं कि जो जैव संसाधन क्या होते हैं। अब देखिए वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, कहने का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है वो मेरा जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है, जिसमें जीव पाया जाता है, यानी कहने का मतलब जो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हमको जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हमको जीव मंडल से प्राप्त होते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, जो हमको जीव मंडल से प्राप्त होते हैं वो हमको वो क्या कहलाते हैं, तो वो जैव संसाधन कहलाते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जैव संसाधन के कुछ उदाहरण भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैव संसाधन के देखिए उदाहरण लिखे हैं आप लोगों के सामने। मनुष्य लिखा है, देखिए मनुष्य में जीव पाया जाता है, ठीक है, तो मनुष्य जैव संसाधन में आ जाएगा। अब जो आपको वनस्पति है, वनस्पति में भी जीव पाया जाता है, तो ये किस में आएगा, ये भी देखिए स्टूडेंट्स ये आपका जैव संसाधन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपका पशुधन है, पशुधन क्या है, पशुओं जितने भी पशु हो गए, आप लोगों ने गाय देख लिया, ठीक है, भैंस को देख लिया, बकरी को देख लिया, सब में जीव पाया जाता है, तो ये क्या है, ये जैव संसाधन हो गया। अब जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, जो जीवमंडल से नहीं प्राप्त होते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जितनी भी मछलियाँ होती है, ठीक है, मत्स्य जीवन, जितना भी मछलियों का जीवन होता है वो सब जैव संसाधन में आता है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए और आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अजैव संसाधन जो होते हैं इन्हें ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपका चट्टान हो गया, चट्टानों में क्या जीव पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। धातुओं में क्या जीव पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये आपके अजैव संसाधन कहलाएंगे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए और आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है वो देखिए क्या कर रहा है, और स्क्रीन पर आते हैं प्रश्न नंबर 8 को। देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो कोडरमा है, ठीक है, कोडरमा के बारे में बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 8 नंबर पर लाते हैं कोडरमा को। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है कोडरमा क्या कह रहा है कि जो कोडरमा जो है यह किस राज्य में स्थित है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज से संबंधित है, इसका हमें आंसर बताना है। तो जो कोडरमा जो है ये किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज से प्राप्त होता है। तो कोडरमा जो है ये झारखंड में स्थित है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कोडरमा कहाँ स्थित है, तो कोडरमा जो है ये झारखंड में स्थित है, और यह देखिए यह अभ्रक से संबंधित है। ये किससे संबंधित रखता है, तो यह जो कोडरमा जो है ये किससे संबंधित रखता है, तो कोडरमा जो है ये अभ्रक से संबंध रखता है, ठीक है। तो कोडरमा किससे संबंध रखता है, तो कोडरमा जो है अभ्रक से संबंध रखता है। इन सारे के सारे प्रश्नों का आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट भी लेकर चलें। तो देखिए हमने यहाँ पर बात की, थोड़ा बहुत रिवीजन भी करा दें, ठीक है, आप लोगों को
रिवीजन करा दूं तो हमने यहाँ पर देखिए जो मेरा पहला प्रश्न क्या था कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जैव संसाधन के बारे में बात की। जैव संसाधन भी होते हैं जिनमें जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, और अजैव संसाधन वो कहलाते हैं जो निर्जीव होते हैं। कहने का मतलब जो हमें जीवमंडल से नहीं प्राप्त होते हैं या फिर जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम अजैव संसाधन में रखेंगे। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 8 को, स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 9 को, क्योंकि हम प्रश्न नंबर 8 तक हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर अपना जो मेरा 9 है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि जो धात्विक खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, और ऐसे दो खनिजों के नाम बताने। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि जो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और हमें यहाँ पर बताने की जो ऐसे दो खनिजों के नाम भी हमको बताने। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जो धात्विक खनिज जो है, ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और ऐसे हमको दो खनिजों के नाम बताने। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो आंसर है आप लोगों को किस तरह से लिखना है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब इसका जो आंसर है कैसे लिखेंगे, और इसका चलिए हम आंसर आप लोगों को लिखाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे कि जिन खनिजों से क्या प्राप्त होता है, तो जिन खनिजों से अगर हमको धातु अगर प्राप्त होती है, ठीक है, जिन खनिजों से अगर हमें धातु प्राप्त होती है, अर्थात कह सकते हैं कि वो धातु उनको भी कहते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें विशेष चमक होती है। ठीक है, जिनमें चमक होती है और जो हमें धातु से प्राप्त होती है। ठीक है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, समझ में आ रहा है कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, और आगे समझिए कि जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर, ठीक है, और आगे देखिए मेरी बात को समझिए, जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, और उनको तारों के रूप में खींचा भी जा सकता है, तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम धात्विक खनिज में रखेंगे। ठीक है, इतना समझिए। उनको हम किस में रखेंगे, तो उनको हम धात्विक खनिज में रखेंगे। जैसे आपके यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, तो पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है सोना। ठीक है, सोना हो गया, हाँ सोना और लोहा। देखिए ये आपका लोहा लिखा है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल हो गया आपका लोहा, और सेकेंड जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया सोना। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं। ठीक है, एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, कह सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम धात्विक खनिज कह सकते हैं। अर्थात हम उन धातुओं को खनिज कहते हैं जिसमें विशेष चमक होती है, और जिनको हम कूट पीट कर चादरों के रूप में जिनको हम ढाल सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम धात्विक खनिज में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऐसे दो हमें खनिजों के नाम बताने हैं, तो आप लोग समझ लीजिए लोहा सोना, जिसका हम एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पर और बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 को लाते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर जो मेरा 10 है, प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। और चलिए प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि जो आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 10 रहेगा। और अब देखिए इस प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि जो ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। और साथ ही साथ में ये बताने कि भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताने। ठीक है, देखिए इतना ही आपका एक आंसर हो गया। इतना देखिए आप लोगों का एक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 10 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, साथ ही साथ में भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, क्षेत्रों के नाम देना है हमें, तो इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। देखिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए समझिए मेरी बात को। अब देखिए कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, तो उनको हम किस में रखेंगे, तो उनको हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग किस काल से हुआ है, तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से किया जा रहा है, तो उनको हम किस में रखेंगे, तो उनको हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कहेंगे। ठीक है, तो उनको हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहेंगे। अब देखिए और आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए 12 में बात करते हैं कि इन स्रोतों में क्या क्या आएंगे। तो इन स्रोतों में जैसे आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी को रखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या आएगा, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आपका लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा आपका, ठीक है, कोयला को याद रखेंगे। फिर साथ ही साथ में जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी आ जाएगा किसमें, तो ये आपका जो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है तो इसमें आपका देखिए लकड़ी आ जाएगा, साथ ही साथ में आपका जो कोयला है कोयला भी आ जाएगा, और आपका जो पेट्रोलियम है पेट्रोलियम भी आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्युत लिखा है, विद्युत भी आ जाएगा, आदि चीजें सम्मिलित हैं, आदि चीजें सम्मिलित की गई हैं। तो ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो बात प्रश्न में कहा गया है कि भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। अगर आप लोगों ने प्रश्न को लिख लिया होगा, अब देखिए प्रश्न नंबर आपको दिखा दें पहले हम कि प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न को पहले देखिए। अब देखिए प्रश्न में क्या है, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताने। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताने। तो उन 2 क्षेत्रों के नाम भी देख लीजिए कौन कौन से। तो भारत में जैसे आपका मुंबई हाई हो गया, ठीक है, मुंबई हाई और गुजरात, मुंबई हाई गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। तो ये देखिए प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, जैसे आपका हो गया मुंबई हाई हो गया, साथ ही साथ में आपका गुजरात हो गया और असम हो गया। तो ये प्रमुख तेल खनिज हैं, ठीक है, प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। आप देखिए यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। आप लोग ऐसा करिए, इनका साथ ही साथ में रिवीजन भी करते चलिए। देखिए अब प्रश्न नंबर जो मेरा 11 है, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जो आपके समवर्ती सूची के 4 विषयों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 जो है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जो समवर्ती सूची की हमें यहाँ पर 4 विषयों के नाम बताने हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे 4 विषय हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगर शायद ये प्रश्न अगर आपके पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को इसका आंसर किस तरह से लिखना है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहले इसका आंसर लिखाएंगे आप लोगों को हम कि जो प्रश्न में 11 देखिए, प्रश्न में 11 कह रहा है कि जो समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख करो। तो समवर्ती सूची के यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के 4 विषयों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर कह रहा है कि जो समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख करना। तो समवर्ती सूची के 4 विषय कौन कौन से हैं, तो चलिए इसका आंसर अब हम आप लोगों को लिखना स्टार्ट करें। तो डालिए, आंसर डालिए और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिए। देखिए जिस पर भी अगर आप लोग देख लें कि अगर एक कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, यहाँ देखिए कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, जिस पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, ठीक है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य दोनों का होता है, तो वो क्या होता है, तो वह विषयों की सूची, ठीक है, वह विषयों की सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। लेकिन अब देखिए और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। आप लोग साथ ही साथ में लिखते भी चलिएगा इन प्रश्नों को, साथ ही साथ में आंसर को भी लिखते चलिए। देखिए लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो, लेकिन जब अगर जितने भी 2 कानून है, ठीक है, अब देखिए 2 आपके कानून कौन कौन से हैं, राज्य हो गया और आपका केंद्र सरकार हो गया। अब जब राज्य और केंद्र सरकार, देखिए यहाँ पर बात समझिए कि जब राज्य और केंद्र सरकार जब दोनों में क्या होता है, जब दोनों में टकराव होता है, ठीक है, जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों में क्या होता है, जब दोनों में टकराव होता है, तो देखिए यहाँ पर तो किसका कानून मान्य होता है, तो यहाँ पर जो आपका केंद्र सरकार जो दिया है, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया ही मान्य होता है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अब देखिए इसके जो 4 उल्लेख हैं, प्रश्न नंबर जो आपका 11 है, प्रश्न नंबर 11 में देखिए नीचे कहा गया है कि समवर्ती सूची के यहाँ पर हमें 4 विषयों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो देखिए 4 विषय कौन कौन से हैं, इन 4 विषयों का हमें यहाँ पर उल्लेख भी करना है। समवर्ती सूची के 4 विषयों का हमें यहाँ पर उल्लेख भी करना है। तो चलिए वो कौन कौन से ऐसे 4 विषय हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। तो चलिए इस सूची में हमने किसको रखा, देखिए इस सूची में शिक्षा को रखा गया है, ठीक है, वन को रखा गया, साथ ही साथ में जो आपका मजदूर है, मजदूर को रखा गया और संघ को भी रखा गया, संघ, ठीक है। शिक्षा को रखा गया, वन को रखा गया, मजदूर को रखा गया, संघ को रखा गया, जैसे विषय शामिल हैं। तो इसमें इतने विषय शामिल हैं क्योंकि प्रश्न में आपके कहा गया है कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम 4 विषयों का, अब देखिए यहाँ पर हम 4 विषयों का उल्लेख भी कर चुके हैं। जैसे आपका
शिक्षा हो गया, साथ ही साथ में वन हो गया, मजदूर हो गया, संघ हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि अवशिष्ट सूची क्या होती है। अब देखिए प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अवशिष्ट सूची क्या होती है। अब देखिए जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, जो आपका जो केंद्र सरकार है। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझिए, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें वे विषय रखे गए हैं। अब देखिए जो अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय रखेंगे, जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए थे। जो तीन सूचियां जो हैं इसकी, जो तीन सूचियों में जो शामिल नहीं हो पाए हैं, तो इसमें वे विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें उन विषयों को रखा गया है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो गठबंधन सरकार जो होती है, इससे क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। अब देखिए अब जब एक से अधिक जब राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो एक साथ मिलकर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा, बात को पहले मेरी बात को समझिए। यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा राजनीतिक जो पार्टियां, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहेंगे। तो जब अधिक पार्टियां जब मिलती हैं और वो मिलकर क्या बनाती हैं, तो मिलकर एक सरकार को जब एक मिलकर बनाई गई सरकार को, जब एक से अधिक जो पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती हैं, और उसी बनाई गई सरकार को जो सरकार जो बनाई जाती है, उसी बनाई गई सरकार को हम क्या कहेंगे, उसी बनाई गई सरकार को हम गठबंधन सरकार कहेंगे। तो एक बार उम्मीद है आप लोगों को इतना देखिए समझ में आ गया है। तो प्रश्न नंबर 14 को लाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 14 को लाते हैं स्क्रीन पर। अब आप लोग चलिए प्रश्न नंबर 14 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 को लिखना स्टार्ट करिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि जो लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद है वो घातक क्यों है, घातक है ऐसा, इसके दो कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके दो कारण बताने की, जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोकतंत्र है आपका, कि लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद है वो घातक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो कारण भी हमको बताने पड़ेंगे कि जो लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद जो है ये क्यों घातक है, हमें यहाँ पर इसके दो कारण भी बताने पड़ेंगे। तो चलिए इसके कारण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहला कारण लिखेंगे क्या, कि लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद है वो क्यों घातक है, इसके में दो कारण बताने पड़ेंगे। तो चलिए इसके दो कारणों के बारे में बात करते हैं और इसका आंसर भी आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। अब जितनी भी आप देखिए जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में, तो जातिवाद ने क्या किया यहाँ पर कि जो देश के जितने भी विभिन्न जातीय समूह हैं, जातीय समूह में क्या किया, तो जातीय समूह में आपसी संघर्ष और टकराव को क्या दिया, तो आपसी संघर्ष और टकराव को क्या दे दिया, तो आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दे दिया। तो देखिए जो कि क्या है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। जब यहाँ पर जब विभिन्न जातीय समूह, जितने भी विभिन्न जातीय समूह हैं, जब उनका संघर्ष हुआ, जब उनका आपस में जब उनका टकराव हुआ, तो उनका जैसे टकराव हुआ तो उसमें देखिए जन्म हुआ, ठीक है। तो टकराव को वहां पर देखिए जन्म हुआ, आपसी जब संघर्ष हुआ तो वहां पर देखिए आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया, ठीक है। जितने भी जातीय समूह हैं, तो जातीय समूह ने किसको जन्म दिया, तो जातीय समूह ने आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया, जो कि क्या है, जो कि एक राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा है। इतना आप लोगों को समझ में आया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखेंगे, तो सेकंड में लिखेंगे कि जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जितने भी जातिवाद के आधार पर देखा जाए, तो जितनी भी आरक्षण की राजनीति ने भी क्या किया है कि आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। इतने आप लोगों को याद कर लेना। अब देखिए इसके दो
ठीक है, 2 कारण हम बता चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जो यदि सत्तारूढ़, ठीक है, यदि सत्तारूढ़ दल, जो सत्तारूढ़ दल है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। हमें यहाँ पर 2 तर्क देने हैं, ठीक है। यदि कि जो सत्तारूढ़ है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि यदि सत्तारूढ़ जो दल है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार अगर मानता है तो उससे क्या हानियां होंगी, ठीक है। तो हमें उसकी जो 2 हानियां बतानी है, साथ ही साथ में उससे क्या हानियां होंगी, हमें उसके यहाँ पर 2 तर्क बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके कौन कौन से ऐसे 2 तर्क हैं, तो उसके 2 तर्क देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर लाते हैं उसके 2 तर्क। देखिए जो आपका सांप्रदायिक है, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जितना भी सांप्रदायिक राजनीति है उसको क्या मिलेगा? जितना भी सांप्रदायिक राजनीतिक है तो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। ये आपका नंबर 1 हो गया। और नंबर जो इसका सेकंड जो हो गया, नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे कि बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इतना आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 15 था जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 16 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 को लाते हैं स्क्रीन पर। आप लोगों ने प्रश्न नंबर 14 को भी याद कर लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 16 को देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि जो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताने। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें किसके नाम बताने। तो यहाँ पर हमें भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताने। तो भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? जो आपका श्रीलंका हो गया और साथ ही साथ में भारत हो गया, ठीक है। देखिए भारत के 2 पड़ोसी देश हो गए। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम पूछे गए। तो देखिए तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर जो आपके जो 14 प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 17 रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो देखिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चिंता जो होती है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो चिंता होती है ये यही होती है कि जितने भी लोगों को अपना जो शासक जो होता है, लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे, ताकि जो शासकों पर जो नियंत्रण है वो बरकरार रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 17 था, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा था? तो आपका ये प्रश्न नंबर 17 था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 जो आपका क्या कह रहा था कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो ये होती है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना, ठीक है, तो लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको याद कर लेना है। और स्क्रीन पर आप देखिए प्रश्न नंबर 18 को लाते हैं। प्रश्न नंबर 18 को लाते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 18 को कि देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो देश का जो आर्थिक जो विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका अब हमें देखिए आंसर बताना है कि जो देश का जो आर्थिक विकास है, ये प्रश्न नंबर आपका 18 रहेगा कि जो देश का जो आर्थिक विकास जो है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका आंसर देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कि जो देश का जो आर्थिक विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देश का जो आर्थिक विकास है, देश का जो आर्थिक विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका हमें यहाँ पर आंसर बताना पड़ेगा। तो चलिए टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 18 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए कि देश का जो आर्थिक विकास है, ठीक है, देश का जो आर्थिक विकास है उसके निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारक, अब ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक हैं
कि जो देश का जो आर्थिक विकास है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो वो कौन कौन से ऐसे कारक रहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला कारक क्या है, देखिए पहला कारक है देश की जनसंख्या का आकार। ठीक है, पहला कारक हो गया आपका क्या, देश की जनसंख्या का आकार। अब जो इसका सेकंड कारक क्या हो गया, तो सेकंड कारक हो गया वैश्विक स्थिति, ये आपका सेकंड कारक हो गया। अब जो इसका थर्ड कारक क्या है कि अन्य देशों से सहयोग। ठीक है, ये आपका थर्ड कारक हो गया। इतने आप लोग याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 18 है आपका ये कंप्लीट हो गया कि देश का जो आर्थिक विकास है, देश का जो आर्थिक विकास है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये देश का जो आर्थिक विकास है ये किन कारकों पर निर्भर करता है, तो देश का जो आर्थिक विकास है ये देखिए निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो देखिए कारक यहाँ लिखें, देश की जनसंख्या का आकार, साथ ही साथ में वैश्विक स्थिति और अन्य देशों से सहयोग। इस तरीके से आप लोगों को इसका जो आंसर है आप लोगों को लिख देना है। अब हम स्क्रीन पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं, तब देखिए यहाँ पर पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है ये देखिए प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिए कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं वो भारत के दो पड़ोसी देश कौन से हैं, तो यहाँ पर भारत को काट दीजिए। ठीक है, भारत को आप लोगों को काट देना है, भारत को काट देना है। यहाँ पर कर लीजिए श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, नेपाल कर लीजिए, यहाँ पर श्रीलंका और नेपाल को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो श्रीलंका और नेपाल को सही कर लीजिएगा। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य, जो धर्मनिरपेक्षता है तो यहाँ पर मेरे को बताने की धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य। ठीक है, अब देखिए आपका प्रश्न नंबर रहेगा कौन सा, प्रश्न नंबर 19 रहेगा कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, इसको हमें सॉल्व कराना है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि राज्य का कोई अपना धर्म ना हो। ठीक है, जो राज्य है उसका कोई अपना धर्म ना हो, साथ ही साथ में तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति, जितने भी राज्य में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करें, वो स्वेच्छा, ठीक है ये लिखा है स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकें। जितने भी, कहने का मतलब यहाँ पे जो राज्य का कोई भी अपना धर्म ना हो। ठीक है, यही धर्मनिरपेक्षता सा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का जो उत्तर है वो इस तरीके से लिखेंगे कि राज्य का कोई अपना धर्म ना हो तथा राज्य में जो रहने वाले जो व्यक्ति वो स्वेच्छा से क्या करें, कोई भी धर्म अपना सकें तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करें। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो स्क्रीन पर पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 जो कह रहा है वो देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 को लाते हैं स्क्रीन पर कि जो आपका प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है इसके बारे में आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। अब देखिए जिसके केंद्र में लोग हों, मतलब कहने का मतलब है कि जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जो लोगों की रक्षा करेगी। ठीक है, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर अब इस प्रश्न को उत्तर, जो पहले इस प्रश्न का उत्तर समझिए। प्रश्न में जो आपका देखिए क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी। ठीक है, तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है। तो अब हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है। जो कानून का जो शासन है वो किस शासन व्यवस्था का नाम है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये आपका प्रश्न नंबर 21 हो गया। ठीक है, अब स्क्रीन पर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 को लाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 को लाते हैं स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 22 जो है मेरा देखिए क्या कर रहा है कि जो, अब देखिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 22 कर रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र को
किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जो एक जो अच्छा लोकतंत्र है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर हमें समझाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि जो एक अच्छा जो लोकतंत्र है, ठीक है, एक अच्छा जो लोकतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो एक जो अच्छा लोकतंत्र है तो एक अच्छे लोकतंत्र को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जनता शासक को चुने, जो जनता जो होती है वो शासक को चुने, और जो शासक जो होता है वो जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। बस यही कहने का मतलब है कि जो जनता क्या करे, जनता एक शासक को चुन ले और शासक क्या करे, उसी जनता के अनुरूप काम करे। ठीक है, उसी जनता के अनुरूप काम करे। तो यह क्या है, यह एक अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित हमने कर दिया। ठीक है, अच्छे लोकतंत्र को इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर जो है आप लोगों को इतना इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, इतना आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है कि जनता जो है शासक को चुने और साथ ही साथ में जो शासक है वो जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है और ये प्रश्न नंबर जो 22 है आप लोगों को समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या करें, जो औसत आय का हमें यहाँ पर अर्थ बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें औसत आय क्या होती है, अब यहाँ पर हमको औसत आय का अर्थ बताना है किसी देश। अब देखिए औसत आय कैसे निकालते हैं, औसत आय जो ये प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए औसत आय क्या होती है, किसी देश की आय को कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 23 को समझिए। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या करें कि अगर हम किसी देश की अगर कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जितनी भी हमको आय प्राप्त होती है, अब देखिए भाग देने पर प्राप्त आय को क्या कहेंगे, प्राप्त आय को औसत आय कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर जो है कम क्यों है। ठीक है, कहने का मतलब जितनी भी राज्य हैं वहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे अधिक है, लेकिन जो आपका केरल राज्य जो है वहां पर शिशु मृत्यु दर इतनी कम क्यों है, इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो देखिए जितनी भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके यहाँ पर दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण जो केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। जिसके यहाँ पर दो कारण है, तो चलिए हम उन दो कारणों के बारे में बात करते हैं। तो जो मेरा पहला कारण है, ठीक है, ये देखिए दो इंपॉर्टेंट कारण, जैसे केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। एक तो कारण ये हुआ कि शिशुओं का जो मृत्यु दर कम क्यों है, केरल में शिशु का जो मृत्यु दर कम इतना क्यों है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में कैसी है, तो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, अब देखिए नंबर सेकंड है कि केरल में जो निवल स्थिति आप लोग समझ रहे हैं, निवल उपस्थिति जो है अनुपात कैसी, तो अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। निवल उपस्थिति जो है केरल में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम और आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं 24 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए हमसे प्रश्न नंबर 23, अब देखिए 25 देखिए ये जो आपका प्रश्न जो था आपका ये 23 था। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखिए बात कर चुके हैं। आपका 24 था प्रश्न, है ना, कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर इतनी कम क्यों है, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो स्क्रीन पर लाते 25 प्रश्न को। प्रश्न 25 को देखिए। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि जो एक ग्रामीण महिला के किन्हीं दो विकास के लक्षणों का उल्लेख करना। जो एक ग्रामीण जो महिला होती है हमें उसके विकास के दो लक्षणों का उल्लेख करना है। जिस तरीके से इसका जो अब देखिए दो इसके मुख्य दो लक्षण बताने, तो पहला है परिवार में सम्मान हो और साथ ही उसमें सुरक्षित संरक्षित वातावरण भी होना चाहिए। यह आपका प्रश्न नंबर 25 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि जो धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली, ठीक है, धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली हमें यहाँ पर दो वस्तुओं के नाम बताएं। तो अब देखिए जैसे आपका शांति हो गया, शांति को हम धन से नहीं खरीद सकते। ठीक है, जो आपका स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता को हम धन से नहीं खरीद सकते। ये आपके दो मुख्य क्या हो गए, दो वस्तुओं के नाम बताने थे यहाँ पर हमको। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि जो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि जो मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो यहाँ पर इसको हमें समझाना पड़ेगा। देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, देखिए कि मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है
जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है। अब देखिए साल भर के कुछ महीनों में ये बेरोजगार रहते हैं। जितने भी लोग हैं, कहने का मतलब जो मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, जितने भी लोग जो होते हैं मौसमी बेरोजगारी में स्थिति ऐसी होती है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, ठीक है, उनको सिर्फ साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है और वो साल के कुछ महीनों में बेरोजगार रहते हैं, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 28 को। प्रश्न 28 को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 28 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 28 कह रहा है कि जो द्वितीयक क्षेत्र के दो उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक क्षेत्र के दो उदाहरण देने, जैसे आपका पहला उदाहरण क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र के दो उदाहरण कौन कौन से, तो पहला है बस का निर्माण, ठीक है, पहला है बस का निर्माण और सेकंड है मेज का निर्माण। तो ये कौन है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के दो उदाहरण हो गए, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो देखिए प्रश्न नंबर जो मेरा 28, अब देखिए थोड़ा आप चाहें तो आप लोगों को रिवीजन भी करा दें। जैसे मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, साल के कुछ महीनों में ये बेरोजगार रहते हैं, इसी को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो धन से खरीदी जा सकने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। धन से नहीं, अब देखिए हम जो शांति जो होती है, शांति को हम धन से नहीं खरीद सकते। जो आपकी स्वतंत्रता जो होती है, स्वतंत्रता को हम धन से नहीं खरीद सकते। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर जो 25 क्या रहेगा कि एक ग्रामीण महिला के किन्हीं दो विकास के लक्षणों का उल्लेख करना है। परिवार में सम्मान होना चाहिए, साथ ही साथ में सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण भी होना चाहिए। तो देखिए हम प्रश्न नंबर 28 तक बात कर चुके थे। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 29 को। तो प्रश्न नंबर 29 जो कह रहा है, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि जो उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है जो उपभोक्ता किसे कहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 29 रहेगा। देखिए ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, जब उनकी जितनी आवश्यकता होती है, जितनी भी उनकी आवश्यकता होती है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका क्या करते हैं, उनका उपभोग करते हैं। तो उनका उपभोग भी करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक। इतना आप लोग समझ लीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 29 जो है, प्रश्न नंबर 29 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 29 जो आपका क्या कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं साथ ही साथ में, और उनका क्या करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 13 रहेगा, तो कहने का मतलब प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या करें कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। जो एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो अब देखिए इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसका देखिए आंसर क्या रहेगा। जो एक मार्क जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 30 जो है आप लोगों का कंप्लीट हुआ कि जो एक मार्क जो है किन पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है। तो एक मार्क जो है खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि जो उदारीकरण क्या है, उदारीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए जितने भी प्रतिबंधों को हटाया जाता है, ठीक है, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। पहले इसको प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए कि उदारीकरण क्या है। तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से जितने भी निजी क्षेत्र हैं वहां से क्या हटाए सरकार, तो वहां से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को अगर सरकार हटा देती है तो उसको हम उदारीकरण कहेंगे। ये आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जो भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताने यहाँ पर हमको कि भारत के ऐसे। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 को देखिए कि भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताएं। तो भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हो गई। तो देखिए पहली कंपनी होगी आपकी टाटा मोटर्स, ठीक है। पहली कंपनी कौन सी होगी, पहली कंपनी होगी टाटा मोटर्स। और जो आपकी सेकेंड कंपनी होगी वो होगी एशियन पेंट्स, ठीक है। ये आपकी सेकंड कंपनी होगी एशियन पेंट्स। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए प्रश्न जो मेरा 33 है, प्रश्न 33 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 को स्क्रीन पर लाते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करनी है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्त होती है तो उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि एक नर्स जो होगी वो अस्पताल में अगर काम करती है तो उसको कुछ ना कुछ उसका आय जरूर प्राप्त होता है, तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। एक बार चलिए और देख लेते हैं कि वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को क्या प्राप्त होता है, जिनसे लोगों को कोई ना कोई क्या प्राप्त हो, जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्त होती है तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे एक नर्स जो हो गई, कहने का मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बदले कोई ना कोई अगर धन मिलता है तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अब देखिए प्रश्न 34 को देखिए। प्रश्न 34 देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न की प्रामाणिक जो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्रश्न नंबर ये आपका 34 हो गया कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताना है, जो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, कि जब हम देखिए प्राथमिक क्रियाओं को पहले समझिए। पर प्राथमिक क्रिया क्या कर रहा है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, और आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, और सिर्फ हम आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है जिसमें हम बात करेंगे कि नेपाल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो नेपाल की राजधानी आपकी होगी कौन सी, तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी कौन सी, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। और ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर आपका ये 35 रहेगा। देखिए आपको जो, अब देखिए प्रश्न नंबर 34 को एक बार और देख लीजिए। प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहते हैं। तो चलिए हम आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जिसमें हमने कुल टोटल 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। ठीक है, तो जिसमें हमने कुल 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की, और वो भी किसके, सामाजिक विज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की, जो कि 2-2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, 2-2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जब तक के लिए हम आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो किस पर होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उस पर आधारित होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हम बताएंगे, जिसमें हम 35 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम 35 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न की वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।